हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज टेस्ट है। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मिथुन, तनिषा, मार्स, राहुल, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। वी हैव 45 क्वेश्चंस का सेट। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑल ओके। अच्छा, एक बार मुझे बता देना ये क्या सीन है। सीएचएसएल का अभी नहीं आया, लिंक ओपन नहीं हुआ है। सीएचएसएल मेंस का जो आंसर की आने वाला, एक बार बताना कि सीएचएसएल का लिंक एक्टिव नहीं है। नो मैम। कुछ लोगों का हुआ है, कुछ का नहीं है। अच्छा, कुछ का हो भी गया है, क्योंकि मेरे पास एक आंसर की आया है ना, मैंने उसको करवाया नहीं। ठीक है, करवाया नहीं, पता नहीं करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो मुझसे बच्चे एग्जाम देने के बाद आके पूछे थे ना, वो ड्रेरी वाला, डार्क ड्रिंजी वाला, तो वो क्वेश्चन मुझे उसमें दिख रहा था। डिंजी ड्रेरी वाला वो क्वेश्चन दिख रहा था। ओके, आ गया है बट मेरे पास डाउनलोड नहीं हुआ। चलो ठीक है, छोड़ो, जब आना होगा आएगा। कुछ क्वेश्चंस मुझे सही लग रहा था, फिर मैंने सोचा एक बार सबका से पूछ लेती। चलो पहला वाला आ जाओ। ग्रीनर पैस्चर। ग्रीनर पैस्चर, ग्रीनर पैस्चर का मतलब होता है अ बहुत अच्छा सिचुएशन, अ बेटर एंड अ प्रॉमिसिंग सिचुएशन। ओके, पैस्चर इज हरियाली, ग्रीनरी, मतलब आपके लाइफ में हरियाली ग्रीनरी है, मतलब आपका सिचुएशन इज वेरी गुड एंड ऑल। हाँ, I think I understand what you are talking about, but we need to put down the details in black and white. ब्लैक एंड व्हाइट का दो मतलब होता है। एक पुट डाउन का मतलब है लिखना, एक ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है टू राइट डाउन। ठीक है, लिख कर बताना, ओरली नहीं बताना है। ठीक है, कोई भी चीज ओरल मुंह से नहीं बताना है, लिख के बताओ, लिखित रूप से। और एक ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब भी होता है वेरी क्लियरली। तो कभी कभी हो सकता है ना आपके ऑप्शन में टू राइट ऑन पेपर ना हो, क्लियरली भी हो, टू स्टेट क्लियरली, कोई भी चीज को बहुत क्लियरली लिख कर बताना। अगर क्लियरली भी ऑप्शन में है तो आप इसको टिक करो। The loss of his parents during the COVID pandemic has hit his prospects hardly. Write down, jot down, note down, set down, pen down. सबका मतलब होता है लिखना। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। एक हार्डली तो ना के बराबर होता है, और दूसरा हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कहाँ आता है? बिफोर अ वर्ब। ये तो ना वर्ब से पहले आया है और ना ही सेंस जा रहा है। उसके पेरेंट्स का लॉस, किसी के पेरेंट्स का लॉस होता है तो ना के बराबर वो प्रभावित होगा, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा, हार्ड होगा, हार्डली नहीं होगा। अरे हिज पेरेंट्स, हाँ, उसके पेरेंट्स का मतलब है उस बच्चे के मदर फादर का खो जाना। हिज पेरेंट्स सही है, तो हैज हिट हार्डली नहीं होगा, मतलब ये बुरी तरह से कोविड में उसके पेरेंट्स हिट हार्ड का मतलब है बुरी तरह से प्रभावित हुआ। The union leader brought glad tidings to the striking workers that their demand for pay increase had been accepted by the management. सबसे पहले याद रखना है कि टाइडिंग कोई वर्ड नहीं होता है।
टाइडिंग का मतलब होता है न्यूज। ओल्ड इंग्लिश में हम टाइडिंग्स यूज करते थे, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम टाइडिंग्स की जगह न्यूज करते हैं। जैसे न्यूज में एस लगाते हैं ना, वैसे ही टाइडिंग कोई वर्ड नहीं है, उसमें एस लगना जरूरी है। तो द ग्लैड न्यूज, जो यूनियन लीडर एक बहुत ग्लैड न्यूज लेकर आया वर्कर्स के लिए कि उनकी डिमांड को मैनेजमेंट ने मान लिया। तो टाइडिंग कोई वर्ड नहीं है, ये वर्ड है एस। अगर शेक्सपियर का नॉवल वगैरह पढ़ोगे ना, तो वहां पे न्यूज की जगह टाइडिंग्स लिख देते हैं। ये ओल्ड इंग्लिश में न्यूज को टाइडिंग्स बोलते थे, ठीक है। तो एरर इज पार्ट। नरेशन, डोंट हेजिटेट टू क्लियर योर डाउट्स, द टीचर सेड। टीचर ने बोला कि अपने डाउट्स क्लियर करने में हिचकिचाना नहीं। टीचर ने धमकी दी नहीं। द टीचर ऑर्डर्ड टू मी। ऑर्डर तो चलो, ऑर्डर का सेंस तो जा भी नहीं रहा है। ऑर्डर के साथ वैसे भी टू नहीं आता, ऑर्डर्ड मी हो। और सजेस्टेड के साथ टू लगता है ना, द टीचर ने सजेस्ट किया कि अपना डाउट क्लियर। आंसर इज, यहाँ सजेस्टेड के साथ टू लगना चाहिए। एडवाइस के साथ टू नहीं लगता है, सजेस्टेड के साथ टू लगता है। वैसे तो CHSL का जब मैंने मेंस का, अब वो असली पेपर है या नकली पेपर है मुझे नहीं पता है। जो स्टूडेंट ने मुझे CHSL का पेपर भेजा है ना मेंस का, अब मैं क्या बोलूं, देखो ये जो ग्रामर का, मतलब क्या बोलूं, ये जो ग्रामर का लेवल है ना, मतलब कभी कभी तो लगता है कि मेंस लेवल में तो प्री से भी इजी पूछ देते हैं। प्री, अच्छा रियल है, रियल है, मैंने नहीं करवाया, मेरे पास पेपर है, लेकिन मुझे देख के लग रहा था ना कि वो आंसर, मतलब वो पेपर सही है, क्योंकि एग्जाम देने के बाद आप लोग कुछ डाउट पूछ रहे थे ना, उसी में से था। इसी बैच में एक स्टूडेंट आर्टिकल का डाउट पूछे थे, वो वाला क्वेश्चन भी मुझे दिखा था, हो सकता है उसका डाउनलोड हो गया हो। तो ग्रामर का लेवल बहुत ईजी है। मतलब मैं तो देख के शॉक्ड हो गई कि ये तो पहले प्री और मेंस के ग्रामर में डिफरेंस होता था, अभी तो बहुत ईजी पूछ दिया है। और PQRS कुछ तो मुझे बड़ा इजी लगा, सेंटेंस अरेंजमेंट एक लाइन का था, कुछ था 4-5 लाइन वाला। हाँ, डिंजी वाला पेपर में था, देखा था मैं। नमन सेड दैट ही क्रिएटेड द एल्गोरिथम, उसने एल्गोरिथम को क्रिएट किया एंड हैरी ने टेस्ट किया, दोनों काम एक साथ हो रहा है। ये तो होगा नहीं, ये हमारा इनडायरेक्ट है, तो इसका डायरेक्ट है। डायरेक्ट में अगर हैव है तो हैड क्रिएटेड होना चाहिए ना, और यहाँ तो होगा नहीं, पास्ट में बोला है, और ये तो पास्ट डाला है, इसको फ्यूचर है, वुड होना चाहिए, तो ये भी। और आंसर है, दोनों काम एक साथ हो रहा है, ये आंसर होगा। यहाँ पे टेंस नहीं बदलेगा, डायरेक्ट में भी सिंपल पास्ट है और इनडायरेक्ट में भी सिंपल पास्ट है, दो काम एक साथ। ऑप्शन इजी। I won't tolerate injustice and will speak up against it. Will you back me up on this? देखो, बैकअप का मतलब है सपोर्ट करना, बैकअप करना, यू बैकअप इज सपोर्ट करना, ठीक है। अगर आप बीच में कोई पर्सन का जिक्र आता है ना, एक तो बैकअप सपोर्ट करना, क्या आप सपोर्ट करोगे इस मुद्दे पे, और क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो बैकअप के साथ कोई अगर पर्सन आ गया, पर्सन का सेंस आ गया ना, तो पहले उस पर्सन का जिक्र करोगे, बैक मी अप या बैक देम अप, उन्हें सपोर्ट करना है। तो जब भी ये एक फ्रेज होता है बैक समवन अप, बैक समवन अप का मतलब है किसी को सपोर्ट करना, तो वो समवन का जिक्र बीच में रहेगा। तो बैक मी अप, बैक देम अप, मतलब उस पर्सन का जिक्र हो के तब आप आएगा। तो आंसर क्या है? नो इम्प्रूवमेंट। बैक विथ तो नहीं होता है, बैक विथ तो नहीं हो। अब देखो यहाँ पे बैकअप मी, विल यू बैकअप मी नहीं, विल यू बैक मी, फिर पर्सन का जिक्र करो, नो इम्प्रूवमेंट। After a new bypass is built,
that would let big trucks to go around the city. The bypass in Jaipur will be like Delhi. Why no change? When two activities of the past take place together, then there is no change in tense. बैकअप में नहीं हो तो वो रॉन्ग इंग्लिश है, ठीक है। ये एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, ये ऐसे ही बना है। अकेला बैकअप रहेगा तो एक साथ में लगा दोगे, बट किसी पर्सन को बैकअप कर रहे तो बैक मी अप, बैक द बॉय अप, बैक देम अप, फ्रेजल वर्ब है। हाँ, किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? सबसे पहले तो दिल्ली और जयपुर का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। दिल्ली का, जयपुर के बाईपास का कंपैरिजन हो रहा है दिल्ली के बाईपास से, बट यहाँ पे इन्होंने द बाईपास इन जयपुर के बाईपास का कंपैरिजन दिल्ली से किया है। बाईपास का कंपैरिजन प्लेस से थोड़ी होगा, प्लेस का प्लेस से होगा, बाईपास का बाईपास, तो क्वेश्चन रॉन्ग है, ओके। और दूसरा दिल्ली से हो रहा है, दिल्लीज का मतलब है दिल्ली का बाईपास, ये। और दूसरा ऑफ मत लगाना, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ऑफ भी लगा, इट इज ऑफ दिल्ली, ऑफ भी लगा है, फिर अपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे, ऑफ लगा दिया तो अपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे। और दूसरा ये भी चीज याद रखना ना, द बाईपास इन है। अगर ऐसा रहता है ना, द बाईपास ऑफ जयपुर को कंपैरिजन किया जा रहा है बाईपास ऑफ दिल्ली से, बट ऑफ नहीं है, इन दिल्ली, तो यहाँ पे वैसे भी ऑफ नहीं लगाओगे। आंसर विल बी लाइक दिल्लीज मतलब विल बी लाइक दिल्ली का बाईपास, फर्स्ट हो। शोव, बी क्यों नहीं होगा? बी नहीं होगा ना, दिल्ली से थोड़ी कंपैरिजन हो रहा है। दिल्लीज का मतलब होता है दिल्ली का बाईपास रोड। शोव करना, भीड़ में रास्ता बनाना, पोक करना। शोव करना, जैसे कोई भीड़ है तो यू शोव द वे, थोड़ा सा आप अपने यहां से ऐसे ऐसे कर करके हटाते हैं ना, भीड़ को हटाकर रास्ता बनाते हैं, शोव द वे। शोव द वे का मतलब होता है प्रॉड द वे, पोक द वे। एक तो पोक करना किसी को उकसाना भी होता है, पोक करना मतलब हाथ से हटा हटा के रास्ता बनाना, ओके। पोक द वे, शोव द वे, ये वर्ड याद रखना। एक पोक करने का मतलब है किसी को पोक कर रहे हो, उकसा रहे हो कि वो कुछ बोले, ये वर्ड याद रखना, शोव द वे। और ये जनरली भीड़ में रास्ता बनाने के लिए शोव द वे होता है। हॉल्ट का मतलब तो स्टॉप हो गया, आंसर सिनोनिम पूछा था ना। अब ये तो कर लोगे। पुल करना अलग होता, पुल करने का मतलब तो खींचने के सेंस में, पुल कहाँ से अलग हो गया? पुश होता तो कर भी सकते थे, पुश कर करके रास्ता बनाना, पुश तो था नहीं ऑप्शन, पुल नहीं होगा। पुल करने का मतलब ड्रैग, आ बेटे बिजनेस में मेरी हेल्प करो ताकि मेरा दुख दर्द कम हो जाए। अबेट करना मतलब कोई भी चीज का कम होना, एलिविएट होना कोई भी चीज का। ये वाला एलिवेट का मतलब है बढ़ना, ये एलिवेट का मतलब होता है धीरे धीरे किसी भी चीज का कम होना, प्रभाव कम होना, तो डिमिनिश हो। इंटेंस का मतलब तो और भी बढ़ना, शार्प, उसका मतलब होता है कोई भी चीज का धीरे धीरे कम होना। हार्श का मतलब होता है वेरी अनप्लेजेंट, स्ट्रिक्ट, बहुत रूड लोग होते हैं। डायलेट का स्पेलिंग बताना करेक्टली वाला। एक अबेट करना, हाँ सही बोला एक अबेट होता है आप बेटे, और एक होता है अबेट। अबेट करने का मतलब होता है उकसाना। कभी कभी ना ये एनकरेज करने के सेंस में भी ज्यादा, कभी कभी हम क्या करते हैं किसी को बहुत ज्यादा एनकरेज करते हैं, अरे यार तुम कर लोगे, एनकरेज पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर लेते, किसी को प्रोत्साहित कर लोगे और प्रोत्साहित करके उसको उकसाते हो कि वो काम करे। डायलेट का स्पेलिंग इज DILAT, डायलेट करना। डायलेट करना मतलब कोई भी चीज को और भी चौड़ा करना, बढ़ाना, ओके, वाइडन करना। जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट करना मतलब चीजों को और भी संकीर्ण, छोटा करना, नैरो करना।
नैरो, और ये तो वाइड करना, वाइडन करना, डायलेट कर, ब्रॉडन करना, वाइडन करना। सेरिब्रल, विड्रॉवल। चलो मीनिंग आप अपना मेरे को रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना। सेरिब्रल लोग वो होते हैं ना, बताना कौन लोग होते हैं। अच्छा पहले रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बता दो, कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? देखो विड्रॉल में ऐसा भी देते हैं, विड्रॉल में ना ए हटा देते हैं, जो कि गलत है। विड्रॉल में ए हटा के सिंपली एल लगा देते, बट विड्रॉल में ए और एल दोनों होता है, तो यहाँ तो सही है। गड़बड़ी इसमें, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी चीज अनप्लैंड है, बिना प्लानिंग के कर रहे हो। RARY होता है, ठीक है, यहाँ पे RA। अब मेरे को सबका मीनिंग चाहिए। रुको, सेरिब्रल का मेरे को बहुत सारा सिनोनिम्स बताओ। सेरिब्रल आपके ब्रेन का पार्ट होता है ना, सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रल, मेड्यूला ब्रेन का भाग होता है। तो सेरिब्रल लोग वो होते हैं जो बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं, स्कॉलरली होते हैं, ठीक है। और बताना क्या होते हैं, यहाँ पे तो ए लगना चाहिए। और अच्छा बताना, एरियोडाइट होते हैं, एग अंडा खाते हैं, अंडा में जिंक होता है जो आपको विद्वान बनाता है। ऐसे लोग को मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं, ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, स्कॉलरली। इसका बहुत अच्छा वर्ड बताया है ना। और क्या है, एरियोडाइट होते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं। और जो वुमेन पढ़ी लिखी होती है उसको ब्लू स्टॉकिंग्स बोलते हैं। लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग को बोलते हैं, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, एग हेडेड है, ब्लू स्टॉकिंग्स और वो सब छोड़। और ऐसे लोग को ना इंक हॉर्न भी बोलते हैं, स्याही से प्यार है, पढ़ा लिखा है। वेरी गुड। जुडिशियस नहीं है, जुडिशियस तो समझदार होते हैं। ऐसे लोग, पढ़े लिखे अलग है, बिना पढ़े लिखे के बाद भी कोई समझदार हो सकता है। एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक। वेरी गुड, वेरी गुड। समझदार होना और पढ़ा लिखा होने में डिफरेंस है। अकबर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बट अकबर बहुत समझदार। बुकिश लोग होते हैं, हाईब्रो, हाँ बुकिश। विद्वान लोग को बोलते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और पढ़ा लिखा लोग। अब मेरे को एग्जाम का फेवरेट वर्ड है आर्बिट्ररी, ठीक है। आर्बिट्ररी का जल्दी से बता दो। आर्बिट्ररी का मतलब होता है अपने बिना प्लानिंग के कोई भी चीज अपनी स्वेच्छा से करना, कोई भी चीज अनप्लैंड करना, ठीक है। मैं तो इजी वाला लिख रही हूँ। रैंडम कर लेना, रैंडम का मतलब है बिना प्लानिंग के, अनप्लान्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। हैपहैज़र्ड, हैपहैज़र्ड का मतलब भी अनप्लानिंग ना। इसका बहुत खूबसूरत वर्ड है, ये वर्ड एग्जाम में आया है, बहुत बार आया है। डिसल्ट्री, डिसल्ट्री का भी मतलब होता है अनप्लैंड, कोई भी चीज, हाँ, इम्प्रॉम्प्टू, बिना प्लानिंग के। ये डिसल्ट्री वर्ड याद रखना, हैपहैज़र्ड। कर्सरी का मतलब भी होता है हड़बड़ी में, केयरलेसली। और विड्रॉल तो पता है। स्क्रूटेनाइज, स्क्रूटेनाइज करना मतलब जांच पड़ताल करना। इसका एक वेड थ्रू, इसका एक फ्रेजल वर्ब होता है, बहुत जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेट करके करना। ओके, वन वर्ड है ना, स्ट्रॉन्ग एंड सेटल डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। दो लोगों के बीच में जो बहुत ज्यादा नफरत होता है ना। लुक थ्रू, वेड थ्रू, यस। प्रोब करना, जांच पड़ताल। रेक्टिफाई तो सुधारना हुआ। अब आप बोलोगे मैम ये भी तो दुश्मनी है, और एंटी पार्टी ये भी तो दुश्मनी है, बट ये आंसर क्यों है? देखो एनिमोसिटी में ना हो सकता है दोस्ती हो जाए, बट यहाँ पे सेटल्ड है, मतलब मैटर सेटल्ड है कि दोनों के बीच में बहुत नफरत है। ओके, सेटल्ड डिसलाइक मतलब आगे जाके कोई दोस्ती वोस्ती होने वाला नहीं है, पक्का है ना कि नफरत ही है दो लोग। तो ये एंटीपैथी हो या अवर्जन हो, इसका मतलब होता है ना स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, आगे जाके कोई भी दोस्ती नहीं होगी। बहुत ज्यादा अवर्जन बोलते हैं जिसको। एनिमोसिटी तो ऐसे ही, कॉम्पिटिटर से भी एनिमोसिटी होती है, आपके कॉम्पिटिटर। दिस इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ दुश्मनी, इज एंटीपैथी, जानी दुश्मनी है। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड। देखो एक वर्ड होता है प्रिडिक्शन, आंसर बताओ तो।
हम यहाँ और हम, अच्छा देखो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में रहकर पास्ट की को याद करते हैं या प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं? प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी करते हैं ना कि ऐसा होने के चांसेस है, तथ्यों के आधार पे फ्यूचर में प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन प्रेजेंट में रहकर पास्ट के बारे में कुछ सोचते हैं ना, प्रेजेंट के फैक्ट्स को ध्यान में रखकर पास्ट के बारे में कुछ सोचते हैं ना कि अरे जरूर ऐसा हुआ होगा उस समय, तभी तो वो युद्ध हुआ होगा। दैट इज पोस्ट डिक्शन। ठीक है, पास्ट जो बीत गया। और पोस्टेरिटी फ्यूचर जनरेशन को बोलते हैं, आने वाली पीढ़ी इज पोस्टेरिटी। और कोई बुक वगैरह पब्लिश हुआ और उसमें कोई गलती आ जाती है तो कोरिजेंडम में लिख देते हैं। तो लेकिन आंसर इज पोस्टस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट आफ्टर इट इज साइन। रुको मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, बफरिंग हो रहा है। रिफ्रेश कर लिया मैंने। पोस्टस्क्रिप्ट, पोस्ट मतलब पोस्ट पेड, बाद में कोई भी लेटर साइन होने के बाद एक्स्ट्रा कुछ लिखा जा रहा है तो उसको पोस्टस्क्रिप्ट में ऐड करते हैं। China and the US are exploring all the dash of military cooperation. देखो allies का मतलब होता है allies is your supporters, और ये जो गलियारा होता है ना, एलिस किसको बोलते हैं? जैसे आपके स्कूल में ही, क्लासरूम में ही, यहाँ पे बेंच लगा है, यहाँ पे बेंच है, यहाँ पे बेंच है, और ये जो बीच का रास्ता होता है, बीच का रास्ता इज ये वाला को बोलते हैं। ओके, तो ये तो होगा नहीं एलिस, ये वर्ड याद रखना, ये डबल एलिस। एवेन्यू का मतलब होता है मेथड। दे आर एक्सप्लोरिंग ऑल द, सारे सारे तौर तरीका को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि दोनों के बीच में मिलिट्री कॉपरेशन रहे। और सिंस आप बोलोगे मैम मेथड क्यों नहीं लगा रहे, ऑल लगा है ना, ऑल के साथ प्लूरल, यू एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज। ओके, उसको आइल सीट भी बोलते हैं, एरोप्लेन में बोलते हैं ना आइल सीट पे बैठना, तो वो आइल नहीं होता है, वो तो अलग वाला, ये वाला आइल तो आइलैंड वाला है, आइलैंड वाला है। हाँ, जनरली इसको ये वाला ना, ये जनरली आइल बोल देते हैं, आइल इस थोड़ा गली, ये गली के सेंस में। ओके, सपोर्टर्स, तो दे आर एक्सप्लोरिंग, ये वाला याद रखना है। कभी कभी ऐसा भी आएगा, डैश ऑल एवेन्यूज, सारे तौर तरीके को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि दोनों के बीच में शांति, मिलिट्री कॉपरेशन रहे। और एक में है दे आर क्रिएटिंग लगा देंगे, दूसरा में लगा देंगे एक्सप्लोरिंग। तो ये एक मुहावरे हैं, ये एक फ्रेज है जो बने ही है एक्सप्लोरिंग के साथ। ठीक है, ये याद रखना, एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज मतलब सारे तौर तरीके आप एक्सप्लोर कर लेना किसी चीज को करने में। सीट के बीच में, और एक एवेन्यू ये भी होता है, एक एवेन्यू ना वो भी होता है, जैसे रोड पे जाते हो तो रोड का वो रोड, ठीक है, चौड़ी सी रोड है और साइड साइड में प्लांट्स लगे हुए हैं। ओके, बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, वो रास्ते को भी एवेन्यू बोलते हैं। चौड़ी सी सड़क है और सड़क के साइड साइड में ट्रीज वगैरह लगे हुए। मेथड सिंगुलर, एवेन्यूज प्लूरल। The banks and financial institutions had been experiencing considerable difficulties in dash loans and enforcement of securities charged with them. बैंक वगैरह क्या करेगा? बैंक, आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक लोन को इन्वेंट डिस्कवर थोड़ी, रिकवर कर लेना वापस, लोन वापस लेना, रिकवरी।
आ जाओ, आपका फेवरेट S1 है, S6 दिया है, आराम से टाइम लीजिए और बीच का अरेंज करिए। पहला वाला सेंटेंस पढ़ लीजिए। सबसे पहले भगवत गीता हमें रिकग्नाइज बताता है द नेचर ऑफ मैन एंड द नीड्स ऑफ मैन। भगवत गीता में मैन का नेचर और मैन की जरूरतों के बारे में जिक्र किया गया है। और यहाँ पे बोला है ना ऑल दिस, ये तो बड़ा इजी है, ऑल दिस 3 पहलू, ये तीनों पहलू किसके बारे में बोल रही, कहाँ पे 3 चीज बोला गया है? इट शोज ह्यूमन बीइंग इज रैशनल, ह्यूमन बीइंग के पास दिमाग है, ह्यूमन बीइंग एथिकल है, सिद्धांतवादी है, आध्यात्मिक है। तो ये तीनों पहलू एक मैन के नेचर को बनाता है। तो क्यू के बाद ही पी होगा ना, क्यू के बाद ही पी होगा। बाकी ऑप्शन में पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू दिख रहा है, ठीक है। अच्छा नहीं, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, और हाँ, और यहाँ पे ना क्यू से बहुत दूर पी नहीं होगा, तुरंत ही होगा। बोला है कि भगवत गीता के बारे में ये इट जो लगा है भगवत गीता के बारे में लगा, इट शोज हाउ द मैन, यही है, और तीनों एस्पेक्ट्स मैन का नेचर बनाता है ये। और फिर एस में बोला है नथिंग कैन गिव हिम, ये जो हिम लगा है, हाँ, मैन के लिए भी, मैन के लिए नथिंग कैन गिव हिम फुलफिलमेंट, ना तो मैन को कोई भी चीज फुलफिलमेंट नहीं दे सकता है अनलेस ही सेटिस्फाइज हिज रीजन, हिज एथिकल कॉन्शियंस। और इससे ज्यादा मोर देन वन, इट मस्ट बी ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक। तो यही है, आई थिंक करेक्ट हुआ होगा। S1 S6 एग्जाम में लेवल इजी आ रहा है। इसमें थोड़ा सा डेट्स जो मेंशन है ना, उसके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो। 1934 में विलियम गोल्डिंग ने एक अपना वॉल्यूम ऑफ पोएम्स को पब्लिश किया, 34 में पब्लिश किया, ठीक है। थोड़ा सा वो, और यहाँ पे ना 34 के बाद सीधा 1939 और 45 तो नहीं आएगा ना, 34 के बाद उन्होंने अपना बुक पोएम्स पब्लिश किया, और 39 में उन्होंने शादी किया और फिर टीचिंग शुरू कर दिया। ओके, 1939 में ही मैरिड, आर से ही शुरू होगा आर से ही शुरू होगा, एस से नहीं होगा एट फर्स्ट। अच्छा, ये ध्यान रखो ना कि यहाँ पे, अच्छा आप बोलोगे कि मैम उन्होंने पोएम्स पब्लिश किया, और फिर जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि मैम एस से होगा, पहले तो उनके नॉवेल्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो पोएम्स और नॉवेल्स का कोई कनेक्शन थोड़ी है। अगर ऐसा रहता ना, एट फर्स्ट हिज पोएम्स, यहाँ तो पोएम्स की बात कर रही है, और आप नॉवेल्स पे आ गए, ठीक है, आप नॉवेल्स पे आ गए, तो एस नहीं होगा। जो स्टूडेंट एस बोल रहे हैं, एस बिल्कुल नहीं, आर से ही शुरू होगा, और दोनों ऑप्शन में आर के पास पी है। उसने शादी किया
ओके, और वो पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने आर में, और आर के बाद पी ही है दोनों ऑप्शन में। और फिर 1939 में शादी किया उन्होंने, पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर वर्ल्ड वॉर में उन्होंने नेवी ज्वाइन कर लिया। चेकर्ड करियर है इनका, तरह तरह का जॉब बदल रहे। इन्होंने नेवी ज्वाइन कर लिया। ओके, और फिर आर के बाद पी। अब देखो क्यू पहले होगा या एस होगा, ठीक है, क्यू पहले होगा या एस होगा, देखो। हाँ, पहले तो उन्होंने आर्मी नेवी ज्वाइन किया ना, फिर से वो टीचिंग में आ गए। क्यू ही पहले होगा, फिर से वो टीचिंग में आ गए, ठीक है। और पूरी तरह से ही रिटर्न टू टीचिंग इन 1945 एंड गेव इट अप इन 1962। टीचिंग छोड़ के फिर वो फुल टाइम राइटर बन गए, पूरी तरह से राइटर बन गए। तभी तो उसके बाद उन्होंने अपना नॉवेल्स पब्लिश किया। और लास्ट वाला एस होना जरूरी है, ठीक है। लास्ट वाला एस क्यों होगा? लास्ट वाला में देखो, उन्होंने नॉवेल्स पब्लिश पहले पहले उनके नॉवेल्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन बाद में उनका एक नॉवल आया ना जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया, तो लास्ट वाला ऐसे ही हो। यहाँ लास्ट एस नहीं था। बट द लॉर्ड ऑफ द फाइल्स विच केम आउट इन 1954 वॉज वेलकम। ये बट किससे जुड़ा है? उनके नॉवेल्स हिट नहीं हुए, बट ये नॉवल वॉज अ बिग हिट। शैल आई सॉल्व दिस सम्स? ये याद रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये शैल लगा है फर्स्ट पर्सन के साथ, आई के लिए। बट हम दीज सम्स को अब सब्जेक्ट बनाने हैं, और दीज सम्स थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ शैल नहीं यूज होगा, विल यूज होगा, विल। Popular monuments will be kept open till 9 p.m. पॉपुलर मोमेंट्स विल बी केप्ट, ये तो पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है, और एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलना है। फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रखना है, ये तो हटा ही है। और कौन सा फ्यूचर है? सिंपल फ्यूचर है, और इसको फ्यूचर का कंटिन्यूअस डाल दिया, ये भी गलत आंसर। इस मैं CHSL का पेपर देख रही थी ना, इस साल के CHSL में प्री में, तो मुझे अपने समुद्र मंथन के बुक में 2024 का क्वेश्चंस डालना था, तो मैं फ्रेजल वर्ब्स में, तो मुझे कुल मिला के CHSL प्री में जितना भी सेट आया होगा, 20 30 40 जो भी सेट आया होगा, तो मेरे को पूरे सेट मिला के 20 फ्रेजल वर्ब मिल गया था। 20 से ज्यादा ही है, 22 23 इस बार के CHSL। और फिक्स प्रेपोजिशन मुझे 10, मतलब पूरा 30 40 सेट मिला के मुझे 10 12 फिक्स प्रेपोजिशन मिला। तो इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाना है, यू नेवर नो कहाँ से क्या पूछ दे। क्लोज टेस्ट। टाइम लीजिए, आराम से करिए, आंसर करेक्ट करिए।
नेक्स्ट 22. नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में जो आंसर करेगा ब्लॉक हो जाएगा. ट्वेंटी थ्री वाला यहाँ पे स्टेनो वगैरह का जो मॉक्स वगैरह है ना, सॉरी स्टेनो वगैरह का क्लोज टेस्ट लेंदी आता है लेकिन इजी रहता है. और पिछले बार स्टेनो में वैसे तो 3 क्लोज टेस्ट आता है लेकिन शायद 2024 में इन्होंने 4 क्लोज टेस्ट पूछा था, शायद 4 क्लोज टेस्ट पूछा था और 3 पैसेज, मुझे याद नहीं आ रहा. 2023 में, नॉट 24 में 3 पैसेज पूछा था. पैसेजेस लेंदी थे. 24 2023 में मुझे याद है 4 क्लोज टेस्ट आया था, 2 या 3 पैसेजेस आए थे. उसके पहले 3 क्लोज टेस्ट आता था. पिछले साल 2 क्लोज टेस्ट, 4 क्लोज टेस्ट. ट्वेंटी फिफ्थ ये पीयूष कुमार है ना, मानेंगे नहीं जब तक ब्लॉक नहीं होंगे ना, ये मानेंगे नहीं. डन. ओके चलो पहला वाला. आंसर मैंने मना किया है, लगातार मैं देख रही हूँ वो आंसर कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे हैं. मैंने वेट किया, देखा कि मान नहीं रहे. नेक्स्ट नेक्स्ट 23rd, their impact can only अच्छे से देखना 24th वाले का आंसर.
प्लान को इवॉल्व करना है, प्लान को डेवलप करना है, प्लान को अंडरस्टैंड थोड़ी करना है। द नीड टू अंडरस्टैंड एक्शन प्लान डेवलप करना है, प्लान बनाना है। ओके, 2 के साथ V1 चाहिए, ये तो होगा नहीं। थिंक थॉट भी नहीं हो, आगे जाके इवॉल्व है। नेक्स्ट वाला, गाइडिंग, शेयरिंग, आस्किंग, टोल्ड नहीं। हाँ, एक बार मेरे को क्लोज टेस्ट का स्कोर बताना। डिफिकल्ट नहीं था। टॉरिड समर, टॉरिड का मतलब होता है ड्राई। ओके, बहुत ड्राई समर्स। टॉरिड का एक बहुत अच्छा सा वर्ड आता है, टॉरिड, वेरी ड्राई, चिलाता हुआ धूप, एंड समर सल्ट्री। ठीक है, और जब भी इसका उल्टा आता है ना, तो इसका उल्टा आता है मॉइस्ट, नमी। ड्राई का उल्टा नमी हो गया। 4 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 भी आया है, ऑल करेक्ट है। चलो ठीक है। टॉरिड ड्राई समर्स व्हेन द मर्क्यूरी, जब हमारा पारा सोर करने का मतलब है इंक्रीज होता है। ओके, सोर करने का मतलब है इंक्रीज होना, 4 डिग्री टू 6 डिग्री अबव द एवरेज। जब हमारा एवरेज टेम्परेचर से भी ज्यादा मर्क्यूरी जो है 4 से 6 डिग्री बढ़ जाता है, एंड प्रोड्यूसेस हीट वेव्स in several states between April and June may become dash frequent in coming years. फ्रीक्वेंट का मतलब होता है कॉमन। तो आने वाले में ये जो समर है ना, गर्मी, क्या हो जाएगा? आने वाले समय में अब आपको देखो लगेगा विल बिकम डैश फ्रीक्वेंट, मच फ्रीक्वेंट, मोर फ्रीक्वेंट, सुपरलेटिव, बिग फ्रीक्वेंट तो नहीं हो। और यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना, यहाँ पे कंपैरिजन, आगे जाके देखो हमारा जो गर्मी है और भी बढ़ते चला जाएगा आने वाले सालों में। अभी से आने वाले सालों में गर्मी और भी बढ़ते जाएगा, और भी ज्यादा तेज गर्मी पड़ने लगेगी, हॉट हो जाएगा, मोर हॉट। तो मोर लगाओ, इट विल बी मोर, not only will there be more hot days, the spells of heat stress sweeping across much of India are likely to grow longer. और ये जो स्पेल है, टाइम पीरियड, स्पेल का मतलब होता है टाइम पीरियड जो गर्मी का है, ये और भी बढ़ता चला जाएगा, लंबे ड्यूरेशन तक गर्मी रहेगी। द साइंटिफिक कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब है सर्वसम्मति। ओके, साइंटिफिक कंसेंसस बताता है कि हीट वेव्स विल ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड डैश देयर ज्योग्राफिकल स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है बढ़ना, कि ये जो हीट वेव्स है ना, इसकी तीव्रता बढ़ेगी। ओके, एंड इसका जो एरिया है, ज्योग्राफिकल स्प्रेड, एरिया क्या होगा, डैश इन द साउथ। तो सेल तो नहीं होगा, सेल का मतलब है बेचना। और डील भी नहीं होगा, डील के साथ कुछ ना कुछ प्रेपोजिशन चाहिए ना, डील इन, डील विथ, तो कुछ है नहीं। एंड डील तो नहीं होगा, कुछ प्रेपोजिशन नहीं लगा है। और आप बोलोगे एंड इफेक्ट, हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए, वर्ब। तो आप बोलो इफेक्ट भी तो वर्ब होता है, इफेक्ट तो नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। लेकिन आगे जाके देखो, ओके, यहाँ पे स्प्रेड, ज्योग्राफिकल स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है कोई भी चीज का फैलना, ज्योग्राफी का मतलब एरिया कवर करेगा, तो ये एक्सपैंड होगा ना, मतलब हीट वेव्स है ना, बहुत बड़े एरिया में आने वाले समय में एक्सपैंड होगा, स्प्रेड है। ओके, स्प्रेड एक्सपैंड होगा। और फिर ये बोल रहे विथ राइजिंग ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेगा, और देयर इम्पैक्ट कैन ओनली, और जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से इसका इम्पैक्ट और भी तीव्र हो जाएगा। देखो वर्सन भी, वर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैन मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं ना, ऑक्सिलरी के बाद एक मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब। बट वर्स तो एडजेक्टिव है, हम इससे वर्ब बना सकते हैं वर्सन लगाकर, ये वर्ब, तो ये तो होगा। डेटर का मतलब है स्टॉप, रोकना, तो इसका इफेक्ट रोकेगा थोड़ी, ग्रीन हाउस बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट और भी तीव्र होगा, इंक्रीज होगा। ओके, हाँ, ये डिफाई का दो इसका मतलब है ना, डिफाई करना मतलब विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, अपोज करना। तो आंसर इज इंटेंसिफाई। ठीक है, और एक ये वर्ड होता है, ये डिफाई वर्ड कहाँ से निकल कर आया है, डेटी। डेटी मतलब देवी,
देवी को डिफाई करते हैं मतलब वर्शिप करते हैं। ये स्पेलिंग देख लेना, वर्शिप करना, रिस्पेक्ट करना, सम्मान देना। DEI वाला का मतलब है DEI, ठीक है। और दूसरा तो क्या जरूरत है ना, दो द नंबर ऑफ पीपल डाइंग, ये हीट की वजह से लोगों की मरने की संख्या यद्यपि बढ़ रही है, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा था, ड्यू टू वाज हाफ, लास्ट ईयर हाफ था ऑफ द प्रीवियस ईयर्स टॉल। टॉल का मतलब है यहाँ पे डेथ ऑफ इतना। द नीड टू डैश प्लान एक्शन, तो टू के साथ तो V1 लगाएंगे ना, टू इवॉल्व, इवॉल्व मतलब डेवलप करना, प्लान ऑफ एक्शन को अंडरस्टैंड थोड़ी करेंगे। और ये इसमें कहाँ से आपने रॉन्ग कर दिया, इट इज एनकरेजिंग दैट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे सारे राज्यों को शेयर नहीं कर रहा है, इज शेयरिंग स्टेट्स नहीं होगा, ये इज गाइडिंग स्टेट्स को गाइड कर रहा है इन पार्टनरशिप विद द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD से को पार्टनरशिप में ये स्टेट्स को इस MR के साथ या तो ING या तो V3, तो इस टोल्ड नहीं होगा, पैसिव तो जाएगा नहीं, इस आस्किंग नहीं है, आस्क नहीं कर रहा है, प्लान वगैरह एक्शन प्लान वगैरह के लिए इन लोगों को गाइड कर रहा है, शेयर भी नहीं कर रहा। गाइडिंग इन पार्टनरशिप गाइड कर रहा है सारे राज्यों को कि कैसे, क्या चीज के लिए गाइड कर रहा है कि कैसे प्लान बनाया जाए। हेल एंड हार्टी, हेल एंड हार्टी, कैसी तबीयत है, आप बोलोगे मैम आई एम हेल एंड हार्टी, आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ, मैं तो आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, इन द पिंक ऑफ हेल्थ, ठीक है। आई एम फिट एज अ फिडल, मतलब बहुत स्वस्थ अच्छा फील कर रहे हो, हेल एंड हार्टी, तो क्या होगा, I had strictly advised her to perform her task diligently and not to cut corners. Cut corner का idiom का मतलब बताना है। शॉर्टकट लेना, कट कॉर्नर्स का मतलब होता है ना, कोई भी काम जल्दी करने के लिए शॉर्टकट लेना। एरर है, operations based on specific intelligence inputs will continue, but there will also be increasingly emphasis on catching newly recruited militants. नहीं नहीं सही है, इंटेलिजेंस इनपुट्स सही है, इंटेलिजेंट इनपुट नहीं है, ये कंपाउंड नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव है। देखो इंक्रीजिंगली तो एडवर्ब है, इंक्रीजिंगली, और एम्फोसिस नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें तो एडजेक्टिव चाहिए ना, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, देयर विल बी इंक्रीज्ड एम्फोसिस, हमें एम्फोसिस डालना है, इंक्रीजिंग नहीं होगा, पास्ट पार्टिसिपल चाहिए क्योंकि काम कंप्लीट है, हमें एम्फोसिस डालना है, इंक्रीजिंग एम्फोसिस नहीं, इंक्रीज्ड एम्फोसिस। She said to me, I'm going shopping, can I get you something? डायरेक्ट स्पीचेस का इनडायरेक्ट बनाना है। शी सेड, आई एम गोइंग तो आई वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग में बदलेगा, तो यहाँ तो इज गोइंग कर दिया है ना, ये तो वैसे ही हट। ओके, एंड आस्क्ड इफ शी कुड गेट मी समथिंग, कैन का कुड बनेगा, ठीक है। यहाँ भी कैन का कुड नहीं डाला, यहाँ भी नहीं डाला, ये आंसर। और यहाँ उसने सेड नहीं किया, उसने पूछा,
उसने कहना है क्या, उसने पूछा था, आंसर इज फर्स्ट। डिटेस्ट का बताना है और एंटोनिम बताना है। थोड़ा सा एग्जाम्स में ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे ध्यान देना। यहाँ पे एंटोनिम बताना। डिटेस्ट करने का मतलब क्या होता है? डिटेस्ट करने का मतलब है किसी को डिसलाइक करना। शुरू हो जाओ, बताओ। डिसलाइक करना, डिसडेन करना, नफरत करना, ठीक है। अवर्स, ठीक है। और अबोर, अबोर वर्ड है ना, डिटेस्ट करना, अबोर करना, हेट करना। नफरत करने का उल्टा क्या है? एडमायर करना। इमेंस का मतलब होता है बहुत ह्यूज, और क्लमजी का मतलब तो बहुत बेढंगा, अटपटा, बुल इन चाइना शॉप वाला है। हाँ, वेरी गुड। एबोमिनेट करना। एबोमिनेट मतलब किस कंट्री पे बॉम्ब गिराओगे? लोथ, जो लोग ओथ लेकर, शपथ लेकर पूरा नहीं करते हैं ना, उससे आप नफरत करते हैं। एक्सिक्रेट, यस, वेरी गुड, सब आता है। रिजेंट करना, नफरत, डिसलाइक, क्या बोलूं, अब सब पता ही है आप लोगों को, बस एग्जाम ही नहीं हो रहा है जल्दी। रिपल्स, हाँ, बस जल्दी एग्जाम हो जाए, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। एग्जाम हो जाएगा जनवरी में, उसके बाद आराम से कहीं घूमने चले जाना। अभी जितना मन एकदम जी जान लगा के पढ़ लो। 20 जनवरी के बाद आप फ्री हो। एग्जाम अच्छा चला गया तो हमेशा से मेरे से छुटकारा मिल जाएगा, फ्री हो जाओगे, और कोशिश अच्छा ही जाएगा आपका। सारे लोग अब देख रही हूँ पिछले अभी 2024 चल रहा है ना, 24 चल रहा है, तो 2 साल पहले जो 2022 वाले बच्चे हैं, बोल के गए थे कि 5 साल तक शादी नहीं करेंगे, कर रहे हैं सब। जो मीटअप में मिलने आए थे, तो देख रही हूँ सबके स्टेटस में अपने पार्टनर के साथ शादी और वो सबका फोटो डाले हुए। ओके, तो आपका भी हो जाएगा। आप 25 में एग्जाम निकालोगे ना, चलो आपका तो 24 ही मान के चलो, एग्जाम लेट से हो रहा है, आपकी शादी भी 26 तक हो जाएगी, 2 साल बाद। और उसकी शादी में ना, अगर दुल्हन के अगल बगल में जो लड़के बैठे हैं ना, वो सब हम ही लोग के स्टूडेंट है। मुझे देख के हंसी भी आई, जब तो सब मीटअप में आए थे। दोस्ती हो जाती है ना, क्लास में आप लोग एक साथ पढ़ते हो, फिर मीटअप में मिलते हो, एक ऑफिस में। इस बार तो काफी सारे एएसओ एमईए में है, एक ही ऑफिस में। दुल्हन के बगल में सब बैठे हैं, लड़कियां नहीं, ज्यादा लड़के मुझे दिख रहे हैं, वो भी सब स्टूडेंट ही है। कोविटेड, यूपीएससी भी करना है तो शादी कर लेना, उसके बाद यूपीएससी करना। इट इज द मोस्ट कोविटेड। कोविटेड का मतलब होता है, मतलब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा लालच, डिजायर होना। क्या पूछा है? सिनोनिम, डिजायर। रिनाउंस का मतलब तो त्याग देना। डिस्पाइस करने का मतलब भी है डिसलाइक करना, निंदा करना। दिस इज द मोस्ट कोवर्टेड। ये कोवर्ट अलग है, ये अच्छा अच्छा, कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि मैम ये कोवर्ट है, इसका मतलब तो कवर्ड होता है, कवर किया, VERT है, और ये कोवर्टेड है, डिजायर्ड। 5 को मेरा बर्थडे है, तब मेरा 20 साल होगा। तो आप क्यों परेशान हो संदीप? आप क्यों परेशान हो? अभी तो 20 साल के ही हो, शादी का एज भी नहीं हुआ है। आप क्या बोलूं, छोड़ो। इनकरेक्टली वर्ड बताना है। उसको चाइल्ड मैरिज करना है। मॉर्गेज करना। मॉर्गेज, मॉर्गेज को क्या बोलते हैं? बैंक क्या बोलते हैं? मॉर्गेज, इसको अब ना मॉर्गेज की जगह अब इसको टी को भी प्रोनाउंस करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, मॉर्गेज करना। गिरवी रखना, गिरवी, गिरवी रखना बैंक वगैरह में कोई चीज। तो नीस आपकी भांजी को बोलते हैं। प्रिविलेज का स्पेलिंग रॉन्ग है, प्रिवी,
LEDGE लगाएंगे, गलत है। यहाँ तो प्रिवी भी रॉन्ग किया है, प्रिवी LEG, प्रिविलेज। PRE भी नहीं लगाना, PRI, प्रिविलेज। प्लेज तो का कसम खाना, PRE मत लगाना, प्रिविलेज। मतलब दिस वन इज रॉन्ग। दैट विच कैन नॉट बी एंटर्ड बाय फोर्स, जिसको आप फोर्सफुली कॉन्कर नहीं कर सकते हैं, एंटर नहीं कर सकते हैं, काबू में नहीं कर सकते हैं, उसको इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं। प्रेग्नेबल का मतलब है जिसको आप काबू में कर सकते हैं, और जिसको काबू में नहीं किया जा सकता। इन सर माउंटेबल मतलब बहुत पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है ना कि आप इसको अपने काबू में नहीं कर सकते। इनविंसिबल, यू कैन नॉट कैप्चर इट, अनकंट्रोलेबल। एमिग्रेंट तो जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरे में जाते हैं, और जो दूसरे से अपने में आते हैं वो आई वाला है। फिलैटेलिस्ट किसको बोलते हैं? क्या बात है, बफरिंग हो रहा है। जो स्टैम्प कलेक्शन, जिसकी हॉबी होती है ना डिफरेंट कंट्रीज के स्टैम्प को कलेक्ट करना। समरिटन लोग बहुत चैरिटेबल होते हैं, जो ऑलवेज अच्छा सोचते हैं ह्यूमन बींग्स। स्लैकन का ऑपोजिट बताना है। टिकट कलेक्टर न रहे वो टिकट कलेक्टर नहीं है भाई, स्टैम्प कलेक्शन है। डिफरेंट कंट्रीज का टिकट कलेक्टर नहीं है वो। स्लैकन का मतलब होता है ना कोई भी चीज को स्लैकन करना, एकदम लूजन करना, रिलैक्स करना, आलसी वाला। ठीक है, रिटार्ड का मतलब भी इनएक्टिव है, ये सब कमजोर करना, और ये तो बढ़ा देना टिकट कलेक्टर फिलैटलिस्ट होते हैं। कोई भी चीज को रिलैक्स करना, ढीला करना, डल करना, इनएक्टिव करना, और ये तो बढ़ाना। आज से नहीं, मैं आपको पिछले 4 साल से बोल रही हूँ। ओके, जिन कुछ टीचर्स है ना जिसको ग्रामर पढ़ाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने अपने टीचिंग करियर में ये किया है कि ग्रामर एक लिमिट तक ही पढ़ना है। और आपका किसी भी स्टूडेंट का आज तक इंग्लिश में अच्छा नंबर या सिलेक्शन कभी भी ग्रामर के बेसिस पे हुआ ही नहीं। सिलेक्शन तो हमारा होता है, ग्रामर तो बिना पढ़े 60 इंपॉर्टेंट रूल्स या इधर उधर से यूट्यूब से भी पढ़ के बच्चा कर लेगा, प्रैक्टिस कर करके। नहीं भी पढ़ेगा, प्रैक्टिस करके भी कर लेगा। पहले तो वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था पिछले 4 सालों में, लेकिन अब पिछले 1-2 साल से कॉम्प्रिहेंशन का रोल ज्यादा हो गया। मतलब PQRS, क्लोज टेस्ट एंड वो, तो इसको करना है अच्छे से। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट इज डिजर्वेडली डैश अ लॉट ऑफ, किसी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना, तो अट्रैक्ट अटेंशन। S1 और S6 पहला दिया है, लास्ट का दिया है, बीच का अरेंज करना है। कोई पैसेज एडिटोरियल वगैरह नहीं आ रहा है, कहीं कंफर्म नहीं है कि एडिटोरियल ही आएगा, आ जाता है कभी कभी। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हमारे कंट्री के हैं ना, दे आर आर्थिक संकट फेस कर रहे हैं।
क्यू से तो होगा ही, सारा ऑप्शन क्यू से शुरू हो रहा है। द करेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये जो करेंट हालत है ना किसकी, यूनिवर्सिटीज की जो आर्थिक संकट में है, कैनॉट बी अलाउड, हम ये करंट हालात को ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सकते, लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। हाँ, फिर देखो क्यू के बाद आर है, क्यू के बाद एस है, क्यू के बाद आर है, क्यू के बाद पी है। अच्छा, क्यू के बाद पी तो बिल्कुल नहीं होगा। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि मैम पी लगा दीजिए, ये बोल रहे हैं हमारे फाइनेंशियल आर्थिक संकट में, तो कॉस्ट बेनिफिट यार्डस्टिक 10 मतलब इसलिए शुड नॉट बी अप्लाइड। देखो लिखा है शुड नॉट बी अप्लाइड, अगर आर्थिक संकट में है तो कॉस्ट बेनिफिट should not be applied in the case of universities। थोड़ा सेंटेंस का ध्यान से देखो, थोड़ा सेंटेंस को ध्यान से देखो, आपको पता चल जाएगा। ये 10 किसके लिए, ये जो फायदे वाले पहलू को ना हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। शुड नॉट बी अप्लाइड, फायदे वाला पहलू हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी से फायदा ही चाहिए, ये पैमाना हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आर और पी लिंक हो रहा है, वेरी गुड, आर और पिंक ये लिंक हो रहा है। ये बोल रहे हैं ना हमारे कंट्रीज ज्यादातर इस हालत में हम अपने यूनिवर्सिटीज को नहीं रख सकते। यूनिवर्सिटीज कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब है बिजनेस। जैसे हम लोग बिजनेस में बेनिफिट देखते हैं ना, तो ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को हम यूनिवर्सिटी पढ़ाई वाले संस्थानों को बिजनेस के रूप में नहीं देख सकते हैं, और ये वाला कमर्शियल एंटरप्राइज नहीं है, और यहाँ पर और हम जो कॉस्ट बेनिफिट फायदा मुनाफा वाला जो पैमाना यूनिवर्सिटी में यूज नहीं कर सकते। तो आर के बाद ही पी होगा, पी के बाद आर, ठीक है, पी के बाद ये तो हट गया, और आर के तुरंत बाद पी होगा। ठीक है, ये कोई बिजनेस हाउस नहीं है, इसलिए हमें ये नहीं करना, और लास्ट वाला एस होगा। इसलिए प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस मस्ट बी एंश्योर्ड। ओके, इसका प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड द गवर्नमेंट शुड रियलाइज दिस। क्या चीज गवर्नमेंट को रियलाइज करना है, इसका प्रॉपर ए होगा, ए। क्यू आर पी एस सबका रॉन्ग हो गया है। वॉइस, व्हाट हैज बीन सीन एंड हर्ड बाय हिम, जल्दी जल्दी करते, पैसेज पे टाइम देना है। व्हाट हैज बीन सीन, ये पैसिव जा रहा है, इसका एक्टिव चुनना है। It means very generous, especially when giving gifts or money. For example, the munificent donation from the billionaire helped build the new hospital. So, next time someone see what has been seen, what has he seen and heard। हाँ, इन्वर्जन चाहिए ना, इसमें तो सब्जेक्ट चाहिए था, तो ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब पैसेज है, ठीक है, पैसेज में मेरे को पूरा करेक्ट चाहिए। अब मान लो कि यहाँ तक तो सब बराबरी में चल रहे थे, सबकी हालत एक ही थी, अभी तक सबका स्कोर मोर और लेस सेम जा रहा था। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, अब पैसेज डिसाइड करेगा ना कि आप अपने दोस्त से आगे रह रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। पैसेज में कितना क्वेश्चंस है, 37 तक किया ना, तो 8 क्वेश्चन होगा, 45 क्वेश्चंस करना है ना। तो अब पैसेज को एकदम ध्यान से पढ़िए, टेक योर टाइम, बट मेरा को पूरा आंसर करेक्ट चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। फ्लोरिकल्चर का मतलब है फूलों की खेती और बिजनेस, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये तो पूरा पढ़ना होगा, आप टाइम लेना पूरा। द एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर, इसको ध्यान से पढ़ना, जब पैसेज पढ़ोगे ना तो देखना कि फ्लोरिकल्चर जो फूलों की खेती के अंदर कितना एरिया लिया गया है। द मेन थीम ऑफ द पैसेज,
पैसेज का मेन थीम क्या है, किस बारे में है? What gave a major अच्छा, फिलिप का मतलब क्या होता है, ये वर्ड याद रखना, ये वाला आता है। फिलिप का मतलब होता है ना कोई भी चीज में बूस्ट, बढ़ोतरी, ओके, बूस्ट, एनकरेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं पुश, किक, पुश मिला। क्या चीज की वजह से? इंडिया का जो फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट को एक बूस्ट मिला, पुश मिला, मतलब व्हाट गिव, क्या ऐसा हुआ होगा कि ये तेजी से बढ़ने लगा। विच, कौन से 3 स्टेट्स है जहाँ पे फ्लोरिकल्चर की खेती मेन होती है, ये भी ध्यान रखना, मेन वाला कहाँ कहाँ पे। और व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन क्या है। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्टाइल ऑफ द पैसेज, पैसेज का स्टाइल क्या है। और आपको क्या लगता है ये पैसेज इज अ स्टोरी, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट है, ये एडिटोरियल है, ओपिनियन वाला, एक पर्सनल एनेक्डोट है? ठीक है, बड़े अब पैसेज पढ़िए। इतना पता चल गया फ्लोरिकल्चर के बारे में, फूलों की खेती के बारे में। अरे वो फिलिप वो अलग है, वो ये वाला PHLI वाला, हॉर्स वाला। पढ़ के डन बोलना, साइड हो जा रही। आई थिंक मेरे को यहाँ पे 2-3 का आंसर मिल ही गया। डन। एक मिनट। ये वर्ड याद रखना, पेव द वे। पेवमेंट, पेवमेंट को फुटपाथ को बोलते हैं, तो मेक द वे नहीं होता है, पेव द वे। ये पेव वर्ड के साथ बना है। पेव करने का मतलब है रास्ता बनाना।
लास्ट। फ्लोरिकल्चर के बारे में, फूलों की खेती के बारे में, फूलों का बिजनेस, एक्सपोर्ट एंड ऑल, इंडिया के बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव ही बोला है। चलो साथ में करते। मैम 15 सेकेंड्स के लिए सेकेंड स्लाइड दिखा दो। 15 सेकेंड्स के लिए। ओके ये पहला स्लाइड था 15 सेकेंड्स के लिए। फिफ्टीन सेकेंड्स हो गया, 15 सेकेंड्स हो गया, ठीक है। सॉरी। चलो मुझे बता, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नहीं वाला चुनना है। फ्लोरिकल्चर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ सनराइज इंडस्ट्री। बिल्कुल ये सनराइज इंडस्ट्री था। आप अपना आंसर दो ना, मैं साथ साथ यहाँ पे आपको कहीं पे ऊपर ही लिखा हुआ देखा था ना। हाँ ये तो सही है, उगता हुआ सूरज की तरह ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में, ये तो सही है। ओके आप अपना आंसर दो, मैं भी अपना आप करेक्ट दो, मैं इनकरेक्ट वाला। हाँ ये तो करेक्ट है, ये होगा। फ्लोरिकल्चर हैज बीन अकॉर्डेड 100% एक्सपोर्ट स्टेटस, ये भी है, ये भी कहीं पे था कहीं पे 100% एक्सपोर्ट स्टेटस था ना कहीं पे, ये भी करेक्ट ही है। इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट ये वाला स्टेटमेंट है, इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फ्लोरिकल्चर वाज इतना मिलियन, ये गलत है। देखो कितना चालाकी से किया है इन्होंने, कितना चालाकी से किया है। ये आप बोलोगे मैम 575.38 तो मेंशन, ये आंकड़ा तो मेंशन है। ओके था ना कहीं पे, पर कहाँ चला गया वो? कहीं पे स्लैश देके लिखा हुआ था, सेकंड में था, कौन से पैराग्राफ में था? ये लास्ट वाला में था, ऐसे स्लैश देके लिखा हुआ था ना। ये तो 100% एक्सपोर्ट स्टेटस, ये वाला तो सही है, यहाँ पे मिल गया, लास्ट पैराग्राफ में था। ओके हाँ लास्ट पैराग्राफ में था। अब बोलोगे मैम ये वाला तो लिखा ही हुआ है, बट ये रुपीस में दिया है, मतलब सॉरी करोड़ में दिया है, करोड़। अगर हम मिलियन में करते हैं, मिलियन डॉलर में करते हैं, तो ये तो 81 है, 81 है। करोड़ और मिलियन के बीच का तो ये, दिस वन इज रॉन्ग। ओके ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसका मतलब है हमें तो रॉन्ग ही चुनना है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब तो करेक्ट, ये सब तो करेक्ट। द एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इज कितना? ये फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है, जो खेती हो रही है फूलों की, कितना एरिया कवर कर रहा है? यस ये 249 था ना, 249,000 हेक्टर्स, ये आई थिंक पहला पैराग्राफ में था। तो
249,000 हेक्टर्स, ये तो इजी। द मेन थीम ऑफ द पैसेज, गवर्नमेंट का पॉलिसी रिगार्डिंग फ्लोरिकल्चर, कमर्शियलाइजेशन ऑफ फ्लोरिकल्चर, द एक्सपोर्ट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम इंडिया। देखो ये तो चलो हट गया, गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा पॉलिसी के बारे में नहीं है, तो आपके दिमाग में आएगा जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री का इंडिया में बूम हुआ है, और कमर्शियल, और आप बोलोगे मैम फ्लोरिकल्चर ये फूलों की खेती का कमर्शियलाइजेशन भी तो हुआ है, पैसेज में बताया है, और एक्सपोर्ट के बारे में भी तो है, तो हो सकता है तीनों में। लेकिन मेन थीम कैसे बनता है, मेन थीम में बात क्या हो रही, राइस, ये फ्लोरिकल्चर का कम अल्टीमेटली जो इंडिया में ये जो फूल वाली इंडस्ट्री कितना तेजी से आगे बढ़ा है और कैसे बढ़ा है, ये सब इसमें बताया है। ये दोनों ना, ये थीम में ही ये दोनों आ जाएगा। मेन पैसेज में तो मेन बात बोला है कि कैसे फूलों की खेती वाला इंडस्ट्री बढ़ा है, ओके, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बिजनेस किया जा रहा है, तो लेकिन थीम तो ये व्हाट गेव अ मेजर बूस्ट, क्या ऐसा हुआ कि फूलों की खेती को पुश मिला, किक मिला, टेक्नोलॉजी की वजह से, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट के द्वारा ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी को उतना स्ट्रिक्ट नहीं बनाया गया। द न्यू पॉलिसी टू इज द इम्पोर्ट ऑफ सीड्स ऑफ इंटरनेशनल वैरायटीज और डिमांड फ्रॉम, सबसे पहले अच्छा फूलों की खेती कैसे बढ़ गई है, यूएस और यूके से डिमांड आ रहा था, हाँ लिबरलाइजेशन था ना, ये शुरू में ही था आई थिंक, पैसेज के अनुसार बोलना, हाँ पहले ही में था। जायंट मतलब बड़े बड़े कदम बढ़ने लगा, आफ्टर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन इज उदारीकरण के वजह से ही ये सब हुआ है, और आगे भी इसका मेंशन है। गवर्नमेंट का पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था, लिबरल पॉलिसीज की वजह से ये बूम किया। यू हैव टू स्टिक टू द पैसेज, ओके, तो आंसर इज दिस। कौन सा स्टेट में मेन है फ्लोरिकल्चर का होता है वहां पे, ये आगे भी जाके मेंशन्ड है, सही बोला यहाँ पहले, हाँ ये तमिलनाडु, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल, ये पहला पैसेज पहला ही में था ना। मैंने तो यहाँ थोड़ा सा बता दिया, बट आगे जाके भी था, मैंने बोला ना, द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज, यही तो रास्ता बनाया जिससे हमारा फूल की खेती बढ़ी, लिबरलाइजेशन, तो ये तो हो गया। और यहाँ पे कर्नाटका तो था, बंगाल भी था, कर्नाटका, बंगाल एंड तमिलनाडु, देखते हो तमिलनाडु और वो सब फूल लगाते हैं, गजरा बंगालीज भी लगाते हैं, ऐसे याद करने के लिए। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है फॉल्ट फाइंडिंग, वेस्ट बंगाल में भी फूल लगाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब इंडिया का जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री बूम कर रहा है, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, न्यूट्रल नहीं है, क्रिटिकल भी कहीं पे वो सब नहीं लगाया जा रहा। व्हाट डिस्क्राइब्स द स्टाइल ऑफ द पैसेज, पैसेज का स्टाइल क्या है, कोई पोएट और नैरेटिव तो है नहीं। पर्सुएसिव का मतलब होता है कन्विंसिंग, कन्विंस कर रहे हैं ना, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एनालिसिस किया गया, तथ्यों के आधार पे इंडिया का फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री बूम कर रहा है। और लास्ट वाला, द पैसेज क्या है, इट्स अ स्टोरी, इट्स अ इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, द पैसेज इज एन ओपिनियन एडिटोरियल, पैसेज कोई एडिटोरियल का हिस्सा है जहाँ पे कोई ओपिनियन दिया जा रहा है। एनेक्डोट का मतलब होता है ना
अ रियल अम्यूजिंग स्टोरी, आपका कोई स्टोरी है, कोई अम्यूजिंग स्टोरी है जो रियल लाइफ इंसिडेंट पे, नहीं इट्स अ रिपोर्ट। ठीक है, खत्म है, 45 क्वेश्चंस कर लिया। अ रियल अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ पर्सन। ठीक है, तो चलो एंड किया गया है। पैसेज में, पैसेज का बताइए, पैसेज का सारा करेक्ट है। बहुत अच्छी बात है, अगर सारा करेक्ट है बहुत अच्छी बात है। 7 आया है आउट ऑफ 8, आउट ऑफ 8। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल करेक्ट है।